नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और देश में गन्ने की पेराई ने रफ्तार पकड़ ली है। चुनावों के बाद महाराष्ट्र में 175 मिलियन चीनी बनाने का काम कर रही हैं। वहीं कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी पेराई का काम जारी है। ऐसे में कैसा उत्पादन नजर आता है, किस तरह की पेस है, ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज हैं, इन सब पर बात करने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के MD प्रकाश नायक नवरे हमारे साथ हैं। प्रकाश जी नमस्कार। सबसे पहले क्रशिंग के ऊपर ही, और इस बार थोड़ा सा स्प्रेड आउट था। यूपी ने पहले स्टार्ट किया, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र लास्ट था, लेकिन अभी जो नंबर है और जिस तरह के उत्पादन के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उन्हें? सही है कि महाराष्ट्र में इलेक्शंस चल रहे थे, तो उसके जरिए महाराष्ट्र का सीजन जो नॉर्मली 1 नवंबर को शुरू होना चाहिए था, वो 15 के बाद ही शुरू हुआ। इलेक्शन के रिजल्ट आ गए 23 को, तो अभी भी आस्ते आस्ते महाराष्ट्र की मिले क्रशिंग में आ रही है। तो हम नेशनल फेडरेशन की तरफ से हर 15 दिन क्रशिंग रिपोर्ट रिलीज करते हैं, और 15 नवंबर का क्रशिंग रिपोर्ट में महाराष्ट्र के 0 नंबर दिख रहे हैं। एक भी मिल शुरू नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से हमारी 15 नवंबर की जो फिगर है वो महाराष्ट्र को छोड़ के 144 शुगर मिल्स कम इनटू क्रशिंग। बट आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 175 मिलों में पेराई शुरू हो गई है। तो हमारा जो अभी 30 नवंबर का रिपोर्ट आएगा, उसमें काफी बढ़ोतरी मिलेगी इसमें। लेकिन दो तीन बातें यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ने की क्वालिटी जो एक्सपेक्टेड थी कि बारिश देरी से आई, चलती रही, उससे बढ़ेगी, लेकिन वो नहीं दिख रहा है फील्ड में। स्पेशली सम मेजर पॉकेट्स इन महाराष्ट्र, द फ्लावरिंग हैज टेकन प्लेस। अर्ली फ्लावरिंग बोलते हैं ना, गन्ने के ऊपर जो फ्लावरिंग जल्दी आ जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और उसकी वजह से उसका वजन भी घटेगा और चीनी का पैदावार भी कम हो सकती है। दूसरी चिंता की बात, यूपी में दो जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है, बिजनौर और मुरादाबाद, ये दोनों इसमें बड़े पैमाने पे ये टॉप शूट बोरर और रेड रॉट, इसकी वजह से वहाँ के फार्मर्स एंड शुगर मिले काफी चिंतित है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये नंबर में आगे चल के थोड़ा बदलाव आ सकता है। जो यूपी में ये पेस्ट अटैक की आप बात कर रहे हैं, कितना एज ऑफ नाउ, क्या कोई कैलकुलेशंस एट ऑल हैं कि क्या फर्क पड़ सकता है? एज ऑफ नाउ इस्मा 33.3 कह रहा है। नेशनल फेडरेशन के क्या नंबर्स हैं और क्या उसको नीचे की तरफ रिवाइज होता हुआ देखेंगे हम? नहीं, इस्मा को नंबर जो मैं इस साल के लिए लेने जा रहा हूँ, 9.8 मिलियन टन, एज अगेंस्ट लास्ट ईयर्स फाइनल प्रोडक्शन ऑफ 10.3 मिलियन टन। तो लेकिन ये बिजनौर और मुरादाबाद के जो फाइनल फिगर सामने आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 9.8 और भी कम हो सकती है प्रोडक्शन 24 में। अगर वो प्रोडक्शन कम होती है तो ओवरऑल प्रोडक्शन की नंबर भी नीचे आ सकती है, लेकिन वो कितनी नंबर से नीचे आएगी, ये आज के तारीख में बोलना मुश्किल है। आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट फ्रॉम दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स, मुरादाबाद एंड बिजनौर। फेयर पॉइंट। प्रकाश जी, दूसरी बात यह है कि इवन एज यहाँ पर क्रशिंग शुरू हो गई है और बाजार को ये लग रहा था, और ये एक कॉमन व्यू भी था कि क्रशिंग शुरू हो जाएगी, होते होते में जो 2-3 पेंडिंग मुद्दे हैं वहाँ पर हम सरकार की तरफ से रिएक्शन आता हुआ देखेंगे। अब तो इलेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमने एथनॉल प्राइसिंग पे, मिनिमम सेलिंग प्राइसिंग पे सरकार की तरफ से कोई नया नोटिफिकेशन या प्राइस रिविजन आता हुआ नहीं देखा। नहीं, बात सही है। नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन आता हुआ दिख रहा है। Okay. आई एम होपफुल, बिकॉज ये इसकी दोनों चीजें हैं। एक तो शुगर की MSP बढ़ाने की बात, और इथेनॉल की कीमतें, स्पेशली जूस, सिरप और बी हेवी से बना हुआ इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने की बात, ये दोनों की फाइलें अभी मूवमेंट में है। आप जानती हो, ये कोई भी डिसीजन होने के पहले ये 3 स्तर पे जाती है। एक तो कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज, देन IMC इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, और उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को जाएगी। और अगर जरूरत पड़े तो वो, जैसे इथेनॉल की प्राइसेस का, तो कैबिनेट में जाएगा। क्योंकि पिछले 2-3 साल जो इथेनॉल की प्राइस बढ़ी है वो कैबिनेट के जरिए बढ़ी है। तो ये 3-4 स्तर से जाते जाते मुझे लगता है कि दिसंबर का फर्स्ट वीक आ सकता है। और दोनों में से, इन दोनों की जो रेस लगी है कि चीनी शुगर के MSP जल्दी पहले बढ़ेगी या इथेनॉल की प्राइस बढ़ेगी, इसमें मुझे लगता है इथेनॉल रेस जीत जाएगा। इथेनॉल की प्राइस वो फाइल जरा एडवांस स्टेज में है।
और लेकिन जो जो नंबर्स मेरे सामने मेरे नॉलेज में आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हम ये उम्मीद करके चल रहे थे कि कम से कम 5-6 रुपया लीटर के पीछे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से एफआरपी बढ़ी है, जिस तरीके से कॉस्टिंग बढ़ा है, जिस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन हमारी जानकारी यह है कि ये इस लेवल पे नहीं प्रपोज हो रहा है। बिटवीन 1-1.5 रुपए से 2.5 रुपए के बीच में पर लीटर का प्राइस निकलने की चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, सो फार एज इथेनॉल प्राइसेस आर कंसर्न। ओके जो हम सुन रहे थे वो शायद 3 साढ़े 3 था, लेकिन जो आपकी नॉलेज में है वो 1.5 से 2.5 है, यानी कि और भी ये नंबर यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। बट एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग इज हाउ परहैप्स इंडस्ट्री इसको लेते हुए नजर आएगी। प्रकाश जी, दूसरी बात ये ऑल्सो भी है कि एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, कुछ एक खबरें रीजनल तौर पर ये भी निकल के आ रही थी कि हर साल शायद एफआरपी भी नहीं बढ़ाया जाएगा। आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एफआरपी को ना बढ़ाने की सोचेगी। ओके। वो जरूर बढ़ाएंगे। अभी कितना बढ़ाएंगे इतना ही सवाल है। अभी देखो जिस रफ्तार से एसएपी बढ़ रही है, पंजाब ने तो ऑलरेडी 401 एसएपी कर दिया है। उसके पीछे अभी हरियाणा की एसएपी की बढ़ोतरी आई है। ये रेस में एक स्टेट अगर एसएपी इस तरीके से बढ़ाते जाए तो फिर एफआरपी की तो बात कहीं का कहीं पीछे पड़ रह जाएगी। बट टू आंसर योर क्वेश्चन स्टेट, आई डोंट थिंक एफआरपी कम तो जरूर नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि इसी लेवल पे रहे एक साल के लिए। ये पहले में हुआ था। इन द पास्ट वी हैव सीन एफआरपी में सेम एफआरपी वाज केप्ट इंटैक्ट। वो एक स्कोप है करने का, लेकिन पता नहीं आगे चल के क्या। अभी तो सीएसीपी ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन जारी किया है। उन्होंने वो एक्सरसाइज पूरा हो गया है। हम सारे स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी बातें उनके सामने मौखिक और लिखित रूप में रखी है। देखते हैं वहाँ की रिकमेंडेशन क्या जाती है। ऑलराइट, अब ग्लोबल की तरफ रुख कर लेते हैं और यहाँ पर हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। और मैं सिटी की रिपोर्ट पढ़ रही थी जो एक बड़ा डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024-25 में। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर कम फसल की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। यूएसडीए भी मानता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इस साल का वो ऑन द लोअर साइड होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ऑन द बुलिश साइड है। मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रकाश जी, मैं ये कह रही थी कि ग्लोबल मार्केट्स का अगर यहाँ पर रुख करें तो वहाँ पर प्राइसेस ऑन द हायर साइड हैं। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो सिटी की रिपोर्ट है या हम यूएसडीए की भी रिपोर्ट देखें तो मानना यही है कि कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ेगा, प्रोडक्शन नॉट एज मच, और डेफिसिट की बातें भी यहाँ पर की जा रही हैं 2024-25 के लिहाज से। आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी काफ़ी बुलिश तौर पर रहेगी? हाँ, काफी नहीं, लेकिन जरूर बुलिश लेवल पे रहेगी। ये हमारा भी अंदाजा है, क्योंकि जिस जिस स्पीड से ब्राजील का प्रोडक्शन के नंबर सामने आ रहे हैं, थाईलैंड के नंबर आ रहे हैं, और इंडिया के भी 24-25 के नंबर जो सामने हमने जो एस्टिमेट किया है वो सब ख्याल में रखते हुए मुझे लगता है कि कुल मिला के ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन विल स्लाइटली गो इनटू डेफिसिट, and which will strengthen the international prices and good for India। अगर एक्सपोर्ट को परमिशन मिल जाती है तो हमें उसका फायदा मिल सकता है। तो लेकिन बहुत बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं आएगी इंटरनेशनल प्राइसेस में। मैं आपसे एक्चुअली शुगर एक्सपोर्ट का क्वेश्चन पूछने ही नहीं वाली थी, लेकिन क्योंकि आपने वो मेंशन किया है, क्या उसकी एट ऑल कोई प्रोबेबिलिटी है? देखो, ऐसा है, हम तो लगातार इसके पीछे पड़े हैं। सारे हमारे जो नंबर्स है वो सारे हम शेयर करते आ रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट का कहना यह है कि हाँ, हम इसके हक में है, हम इसके खिलाफ नहीं है एक्सपोर्ट के। एक अच्छी खबर है कि दे आर ऑल्सो विथ अस कि एक्सपोर्ट होना चाहिए। अब म्यूट क्वेश्चन इज कब और कितना, कब होना चाहिए और कितना होना चाहिए। उनका ये कहना है कि जनवरी एंड में वो सारे फिगर्स टेबल पे लाएंगे, तब तक सारे ऑलमोस्ट करेक्ट नंबर्स आ जाएंगे, और वो सामने रख के इथेनॉल को कितना लगने वाला है वो निकाल के, डोमेस्टिक कंजम्पशन कितना होगा वो बाजू में हटा के,
अगर बचती है मिलियन, मिलियन एंड हाफ और 2 मिलियन, तो एक्सपोर्ट के लिए परमिशन मिल सकती है। और दूसरी उसके साथ एक अच्छी बात यह है कि हमको एक अपॉर्चुनिटी विंडो होती है, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 25, जब ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड किसी की भी चीनी ऊपर, ओनली इंडिया की चीनी रहेगी, तो हमें दाम भी अच्छा मिलेगा और क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है, 1.5 to 2 million टन अगर मिला हमें परमिशन, तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। पॉइंट टेकन। शुक्रिया प्रकाश नागरकर जी हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत स्पॉटिंगली देने के लिए, और ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर भी करने के लिए। तो क्लियरली एथनॉल फाइल थोड़ी सी एडवांस स्टेज में है, शायद वो चीज़ हम पहला यहाँ पर आता हुआ देखें। CACP के डिस्कशंस हो चुके हैं, कन्वे भी कर दिए गए हैं, और जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है वो शायद जैन एंड में हम उसका रिव्यू होता हुआ देखेंगे। जहाँ तक चीनी के प्राइसेस की बात है, बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद यहाँ से फिलहाल आती हुई नजर नहीं आ रही। और जहाँ तक क्रशिंग के नंबर्स है, जैसे प्रकाश जी ने हमसे कहा कि 30 नवंबर को लेटेस्ट डेटा यहाँ पर वो हमारे साथ शेयर करेंगे। वेल, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त है। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ेंगे, लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ज्यादा लैंड बैंक, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित हो रहे हैं। हम यह सभी दूर MSME का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही है, जोरदार अभिनंदन करो। प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है, केवल काम करने की तो देर है। तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, MSME का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। सर, इन्हें क्रिप्टो करके लाइफ सेट करनी है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस चाहिए? हाँ सर। डिफ्यूज द बॉम्ब। ऑल द बेस्ट। डर लग रहा है? नहीं आता था, हलवाई है। इन्होंने सीखा है इसलिए ये कॉन्फिडेंट है। अगर आपको क्रिप्टो में कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्रिप्टो सीखना होगा। क्रिप्टो कोच, CoinDCX। लर्न करो, क्रिप्टो करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Shanghar Decor, a trusted name in decor and event management since 1995, is offering a rights issue at rupees 5.76 per share. Rights issue is now open. RE closes 29th November. Issue closes 6th December 2024. हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, SSJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय, कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा। आप दोनों की शाम आज थोड़ी सी इजी होने वाली है क्योंकि US तो बंद है और कल जल्दी बंद हो जाएगा, तो क्लियरली थोड़ा सा आसान है कमोडिटी मार्केट्स वालों को। लेकिन आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस बाजार में जानना चाहेंगे। रवि, आपसे पहले। जब से आज पूरे दिन एग्री को भी पता चल गया है कि आज US के मार्केट बंद है, तो दोनों एग्री नॉन एग्री दोनों बास्केट में आज पूरा साइलेंस है मेरे हिसाब से। इसमें यही ट्रेड रहेगा 2 दिन अगले। मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन का माहौल होगा। हालांकि ओपेक की न्यूज की वजह से आज क्रूड में एक अच्छा ट्रैक्शन था, जो मीटिंग डिले हुई, तो इस हिसाब से थोड़ा यहाँ पे एक हायर लेवल पे कारोबार हो रहा है। अभी भी वहां पे उम्मीद है कि जो ये प्रोडक्शन का हाइक है वो डिले होगा अप्रैल तक, तो आई थिंक इससे उम्मीद से ये कमोडिटी में आज अच्छा ट्रैक्शन है। बाय करे क्रूड में आई थिंक 520 पे बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा है 5750 और अपर साइड 5980 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। सेकंड रिकमेंडेशन होगी सिल्वर में। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि आज नियर अबाउट टू बॉटम फॉर्मेशन है। यहाँ भी ये कमोडिटी में काफी अच्छा प्रेशर आ चुका है और काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रखनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स का भी ज्यादा हर्डल नहीं होगा क्योंकि कोई मैक्रोज अनाउंस नहीं होने वाला है। 87,500 पे सिल्वर बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 87,100 एंड अपर साइड मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग 88,500 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो बाइंग रिकमेंडेशन है सिल्वर के लिए और क्रूड ऑयल के लिए, और दोनों में ही हमने एक थोड़ा सा रिलीफ रैली आते हुए देखी है, स्पेशली चांदी में, जहां पर कल अच्छी खासी गिरावट थी। $30 के नीचे के लेवल्स आते हुए नजर आए थे। हल्की सी बाइंग के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार। प्रियांक, आप कैसे देखते हैं इस मार्केट को और आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या सजेस्ट करेंगे आप? गुड इवनिंग मनीषा जी। आज हमारी पिक भी क्रूड ऑयल में रहेगी। क्रूड ऑयल में हमने देखा है कि एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा है फ्रॉम द लोअर लेवल्स। एक क्वाइट ब्रिटिश ट्रेडिंग हो रही है
तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम 59-56,000 तक के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट टर्म इन 1 to 5 ट्रेडिंग सेशंस। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 58-20 के आसपास, 57-50 स्टॉप लॉस रहेगा, 59-56,000 जोन ये एक टारगेट जोन रहेगा। और दूसरी पिक हमारी गोल्ड में रहेगी। हमने देखा है कि गोल्ड में एक अच्छा करेक्शन देखा और वो करेक्शन एग्जैक्टली 61.8 रिट्रेसमेंट से सपोर्ट लेके फिर से ये बाउंस बैक दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये बाउंस बैक और ऊपर में 77,500 800 तक जा सकता है। तो यहाँ पे फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 76,600 डिप्स पे, 75,900 स्टॉप लॉस रहेगा और 77,800 टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो क्रूड में, सिल्वर में, गोल्ड में बाइंग अपॉर्चुनिटीज अब आपको ढूंढ के काम करना है, लेकिन साथ ही बात यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। और प्रियांक, यहाँ पर क्या सेंस है, बिकॉज चॉपी मूव्स हैं, अपने हाई से हम नीचे आ चुके हैं, ईयर एंड की जो क्लोजिंग है, बाजार को लगता है कि जब तक बुक क्लोजिंग होगी तब तक शायद और कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिले, लेकिन ऑन दी अदर साइड यहाँ पर हमने चाइना स्टिमुलस मेजर्स की एक्सपेक्टेशन फिर से आते हुए देखी है। चाइना का पीक का डिमांड सीजन भी नवंबर दिसंबर होता है, तो शायद उसका भी कुछ सपोर्ट होगा, लेकिन विद इन द मेटल स्पेस आपकी टॉप पे क्या रहेगी? देखिए, मेटल्स में हमने देखा है कि कॉपर काफी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन का मूव कर रहा है। मुझे लगता है कि जो सेलिंग हमने देखा 870 से ऑलमोस्ट 790 तक, उसका ये कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेक्टेशन यही है कि ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। अभी 806 के आसपास के रेट्स है, तो जो लोअर लेवल से अराउंड 800 से लेके 790 जोन, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वो जब तक होल्ड करते हैं, बायस मेरा अपसाइड ब्रेकआउट का है और अपसाइड में हम फिर से 840 850 के लेवल्स एक्सपेक्ट करते हैं। ऑलराइट, एंड रवि, आप कैसे देखते हैं स्पेशली एल्यूमिनियम को, जहां पर हमने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आते हुए देखे हैं, बॉक्साइट, एल्यूमिना, रुसाल की स्टेटमेंट, क्या वो सब फैक्टर इन हो चुका है? जड़ से और इस हिसाब से प्राइसेस में अच्छा उछाल था, बट इस हिसाब से यूएस ने फिर से टैरिफ और की एक इंडिकेशन दी कि चाइना के ऊपर 10% के टैरिफ अनाउंस किए, तब फिर से मार्केट को डर लगा कि आगे जाके अगर ये टैरिफ वॉर में परिवर्तित हुआ तो इसमें थोड़ा मेटल के आउटलुक के लिए सेंटिमेंट खराब हो सकता है। हालांकि चाइना का कॉपर एंड एल्यूमिनियम मींस की वैसे देखो तो मेटल विंटर सेशन में प्रोडक्शन को लेके काफी दिक्कतें होती है। आई थिंक हिसाब से वहां पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा यहाँ से वीकनेस आने नहीं चाहिए। 238.50 का जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बैकवर्डेशन में प्राइस चल रहे हैं, तो जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 238.50 पे बाई कर, स्टॉप लॉस 235 का लगा है। मुझे लग रहा है कि आपको मंडे तक ये 246 तक लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ये वीकेंड में मींस के सैटरडे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी आना है। मेरे हिसाब से मार्केट का टोटल फोकस अभी ये डेटा के ऊपर है। अगर मैन्युफैक्चरिंग PMI 50 के ऊपर स्टेबल रहा तो मेरे हिसाब से मार्केट में पर्टिकुलर मेटल सेगमेंट में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए, अगर आपको मेटल्स खरीदने हैं तो वो डेटा ज़रूर यहाँ पर देखिए। और आज जैसे हमने कहा कि ज़्यादातर जो अच्छी न्यूज़ है वो मार्केट्स में फैक्टर इन हो चुकी है, कुछ मुनाफा वसूली के साथ आज मेटल्स में कारोबार, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी ढूंढी जा सकती हैं। रवि, प्रियांक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज़ के लिए भी। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवा समाचार।